गुजरात के इतिहास का सबसे प्रचंड जनादेश भाजपा को देकर गुजरात के लोगों ने नया इतिहास बना दिया। 2.5 दशक से निरंतर सरकार में रहने के बावजूद इस प्रकार का प्यार अभूतपूर्व है, अद्भुत है। भूपेंद्र नरेंद्र का रिकॉर्ड तोड़े, इसलिए नरेंद्र जी जान से मेहनत करेगा। और गुजरात की जनता ने तो रिकॉर्ड तोड़ने में भी रिकॉर्ड कर दिया। गांधीनगर की जिद जब दिल्ली के दिल के जश्न में तब्दील होती है तो राजनीति को एक नया नाम मिलता है। ये नाम है नमो नीति। हमने चाय बेची है इसका गर्व है, लेकिन हमने देश बेचने का पाप नहीं किया। पिछले 3 दशक में सिर्फ गुजरात में ही नहीं, पूरे देश ने अपराजेय, अबूझ और अद्भुत नमो नीति के नतीजों को धरातल पर उतरते देखा है। इस जीत को जनता, कार्यकर्ता और पार्टी के नाम कर देते हैं नरेंद्र मोदी। लेकिन जीत का ये जश्न बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे के करिश्मे के इर्द गिर्द ही क्यों सिमट जाता है? वो कौन सी प्रयोगशाला है जहां नरेंद्र मोदी की चुनावी रणनीति पकती है? वो कौन से मंत्र हैं जो हर हाल में बीजेपी को जीत की गारंटी देते हैं? सत्ता की डगर बहुत फिसलन भरी होती है। इस पर चलना, चलते रहना, टिके रहना आसान काम नहीं है। और तब तो कतई नहीं जब साल दर साल आपको चुनावी अग्नि परीक्षा पार करनी हो। लोकतंत्र का तकाजा है, चुनाव में आपको जीतते रहना है, चुनाव में अपने आप को साबित करते रहना है। और यही गुजरात के चुनावों ने दिखा दिया कि गुजरात के गढ़ में बीजेपी अपराजेय है और नरेंद्र मोदी वो जननायक हैं जिनके नाम पर जीतती है बीजेपी, जिनके नाम के आगे विपक्ष का कोई मुद्दा, कोई फैक्टर, कोई चुनावी तरकीब काम नहीं आती। मुझे कभी कभी लोग पूछते हैं कि मोदी जी आप थकते नहीं हो? तो मैंने उनको समझाया, देखो भाई, मैं डेली 2 किलो, 2.5 किलो, 3 किलो गाली खाता हूं। अपमान को विजय के मान में बदलना, सवालों को साधन बना देना, जनमानस के अधूरे ख्वाबों से भविष्य गढ़ लेना और एक आम कार्यकर्ता को सत्ता के शिखर तक पहुंचा देने का नाम है नमो नीति। कंफर्ट और चैलेंज में अगर चुनना है तो मैं आग्रह करूंगा, कंफर्ट मत चुनना, चैलेंज जरूर चुनना। नीतियां रातों रात नहीं बनती। नरेंद्र मोदी ने इसके लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया है। एक चाय वाले से देश के प्रधान सेवक तक उनकी चुनावी यात्रा संघर्ष की भट्टी से तप कर गुजरी। मैंने गर्व, परिवार,
देश के लिए छोड़ा है। आत्मविश्वास अच्छी चीज है वो कहते थे, लेकिन अति आत्मविश्वास कई बार हमको नुकसान दे जाता है। नरेंद्र भाई ने कहा था उम्मीदवार बन के मत जाओ, उनके सुख दुख के सहयोगी बन के जाओ। भाई साहब वो कभी मंच पे नहीं बैठते थे, बड़ी रैली में भी मंच पे नहीं बैठते थे। अभी वो पेश समिति बोल रहे हैं ना, वो उस टाइम नरेंद्र मोदी की आइडिया वो थी, जो आइडिया थी वो 1 बूथ 10। और उन्होंने अपनी पॉकेट में से वो 11 रुपए निकाले कि आज मैं अपनी इस बहन के चुनाव में योगदान देने के लिए माँ के दिए हुए ये 11 रुपए देता हूँ। राजनीति में उन्होंने कहा नेकी कर हवा में। गुजरात भारतीय जनता पार्टी का अभेद्य किला कैसे बना? चुनाव दर चुनाव बीजेपी प्रचंड बहुमत कैसे हासिल कर रही है? क्या ये कोई रहस्य है? यकीनन नहीं। राजनीति में जश्न के ऐसे मौके मुद्दतों की मेहनत से मिलते हैं। नरेंद्र मोदी ने चुनावी राजनीति का आगाज जिन मूल मंत्रों के साथ किया था, उन्हें आज भी वो पूरी शिद्दत से निभाते हैं। इसलिए वो एक जुझारू कार्यकर्ता से चुनावी योद्धा के तौर पर बहुत कम वक्त में पहचान बना पाए। ये कोई रैली होनी है तो सबसे पूछते हैं, हाँ जी बोलो भाई साहब कितने बंदे लाओगे, कितनी संख्या लाओगे? तो नॉर्मली बोल देते हैं कि 200 आदमी, 400 आदमी। तो मोदी जी क्या करते थे, उसमें वेन्यू में घूमते रहते थे और देखते रहते थे कौन कितने बंदे लाया। फिर अगली बार इसको पूछ लेते थे, हाँ जी बोलो भाई, तुम बोल रहे थे 200 बंदे लाए, तेरे साथ 5 आदमी आए थे, तू बोल रहा 100 आदमी लाएगा, तेरे पास 2 बंदे आए थे। मोदी जी नेहरू पार्क 22 सेक्टर में हुई थी रैली है, पीछे डिस्पेंसरी की वॉल पे बैठे थे, बिल्कुल अखीर में, जहाँ ग्राउंड खत्म भी हो जाए, ग्राउंड के बाद एक वॉल थी, वॉल के बिल मोदी जी, महावीर जी। तो हम देख के हैरान की कमाल है जी। उनका गुरु मंत्र एक ही था शुरू से, और वो अभी भी यही है। कभी भी आप उनके भाषणों में अभी भी सुन लो, एक ही है, पहले भी वही था, आज भी है। रैली हो या फिर पार्टी मीटिंग, नरेंद्र मोदी कार्यकर्ताओं से जुड़ने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देते, चाहे इसके लिए उन्हें भीड़ में ही दाखिल क्यों ना होना पड़े। वो प्रांत के महामंत्री होते हुए भी स्टेज पे नहीं बैठे, वो पीछे कार्यकर्ताओं के बीच में खड़े थे। हम सब जाके मिले उनसे पूछा, क्यों नरेंद्र भाई आप यहाँ खड़े हैं? बोले गुजरात यहाँ है, वार्ड है उसका नाम देते थे प्रखंड, उसके नीचे जो 10 कारोबारी होती थी उसका नाम देते थे खंड, और उसके नीचे हर एक खंड के नीचे 5-5 कारोबारी और उसका नाम देते थे उपखंड। तो आज वो भारतीय जनता पार्टी में भी पन्ना प्रमुख के हिसाब से प्रचलित है। अभी वो पेश समिति बोल रहे हैं ना, वो उस टाइम नरेंद्र मोदी की आइडिया वो थी, जो आइडिया थी वो 1 बूथ 10 यूथ। वो 1 बूथ 10 यूथ की प्रक्रिया उन्होंने चालू करवाई थी उस टाइम। नमो नीति की एक बानगी एक बार एक बारात में दिखी थी। नंद कुमार साहू इसके गवाह बने थे। वहां बारात में गए, वहां पर हम लोगों का भी स्वागत सत्कार हुआ, सब लोगों से मुलाकात हुई कि इतने बड़े बड़े लोग इस बाराती में आए। जो बाराती वाला ग्रुप था ना, बर वाला, वो तो उत्साह में उछलने लगा कि हमारे बाराती में आज बड़े बड़े लोग आ गए। पार्टी संगठन में रहते हुए एक एक कार्यकर्ता को सजग रखने की जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी ने निभाई। चुनावों में कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए वो कई कहानियां सुनाते थे। उन्होंने हमको चींटियों की मिसाल दी। अगर संगठन करना है तो चींटियों से करना सीखो, संचय करना है तो कीड़ियों के ऊपर से सीखो। उस बैठक में उन्होंने कहा कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी का शुभचिंतक चुनाव को हराएगा। तो मैं भी नया नया था, मैं समझ नहीं पाया साहब क्या बात बोल रहे हैं ये। फिर उन्होंने ये बताया एक राजा का, एक उन्होंने गांव का उदाहरण दिया
कि एक राजा ने अपने नागरिकों से कहा कि आज रात को एक तालाब में सभी नागरिक अपना एक एक लोटा दूध तालाब में डालेंगे, और पूरे गांव ने ये समझा हजारों लोग जब दूध डाल रहे हैं तो मैं अकेला नहीं डालूंगा, तो मैं पानी डाल दूंगा, तो क्या फर्क पड़ता है और किसको पता चलने वाला है। अच्छा, ये एक आदमी ने सोचा नहीं, ऐसा नहीं हुआ क्या, सबने यही सोच लिया, और सुबह उठ के जब देखा तो पूरा तालाब पानी से भरा हुआ था। नरेंद्र मोदी के पास जनमानस की आकांक्षाओं और समस्याओं की अद्वितीय समझ है। पंडित समाजशास्त्री चुनाव आ रहा है, क्या सोचा है? टिकट विकेट तो आप अच्छी तरह से बांटेंगे, बोला टिकट बांटने से नहीं होगा, जीतेंगे कैसे? भाई प्रजा के बीच हमारा नाता सिर्फ मैं उम्मीदवार हूं ऐसा नहीं होना चाहिए। नरेंद्र मोदी ने कहा था उम्मीदवार बन के मत जाओ, उनके सुख दुख के सहयोगी बन के जाओ। नरेंद्र मोदी ने यात्राओं को नया आयाम दिया। साल 1987 में नरेंद्र मोदी ने न्याय यात्रा निकाली। सूखाग्रस्त गुजरात में इस यात्रा को सरकार से समर्थन मिला। साल 1989 में लोक शक्ति यात्रा निकालकर नरेंद्र मोदी ने तब की कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार का पर्दाफाश किया। 1992 में नरेंद्र मोदी ने श्रीनगर के लाल चौक तक की एकता यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जब गुजरात विरोधी ताकतें हावी हुईं, तब नरेंद्र मोदी ने गुजरात गौरव यात्रा शुरू की। इसी तरह 2012 में नरेंद्र मोदी ने पहली बार मतदान करने वाले वोटरों से जुड़ाव के लिए विवेकानंद यात्रा शुरू की। 2002 के बाद मैं विशेष रूप से मानता हूं, शायद मेरे जीवन का कोई पल ऐसा नहीं गया, कोई कदम ऐसा नहीं रहा जिसकी धज्जियां न उड़ा दी गई हो, जिसकी आलोचना नहीं, धज्जियां उड़ा देना, बाल नोच लेना। लेकिन इसका मुझे बहुत फायदा हुआ, क्योंकि मैं हमेशा सतर्क रहा। हर इस प्रकार की बुरी प्रवृत्ति से कुछ न कुछ सकारात्मक खोजता रहा, खुद में बदलाव लाता रहा, सीखता गया, बढ़ता गया। एक वक्त था गुजरात की राजनीति में कांग्रेस का डंका बजता था। उसी दौर में नरेंद्र मोदी ने राजनीति में कदम रखा तो तमाम दुश्वारियों के बीच पहले उन्होंने संगठन और फिर चुनावों में ऐसे प्रयोग किए जिनसे धीरे धीरे पार्टी का जनाधार बढ़ने लगा। उन दिनों चुनावी रैलियों में नरेंद्र मोदी मंच पर नहीं बैठते थे। नरेंद्र मोदी के काम की जितनी चर्चा गुजरात में हुई, उतनी ही दूसरे राज्यों में। पंजाब और हिमाचल में नरेंद्र मोदी के इलेक्शन मैनेजमेंट ने कमाल की छाप छोड़ी। 98 का लोकसभा का चुनाव बहुत टफ था, यहाँ बहुत सारी दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियां आई, लेकिन जिस मजबूती के साथ मोदी जी ने उसको हैंडल किया और उससे पार पाकर हमने वो सीट जीती, और अच्छे मार्जिन से हमने चंडीगढ़ की सीट जीती। और मैंने देखा कहीं भी कब कोई बैठक होती थी, कोई विषय आता था, तो वो जो बात हम इस क्षण की सोच रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी उससे भी 2 कदम आगे चल के सोचते थे। नरेंद्र मोदी ने जब चुनावी राजनीति में कदम रखा, तब बीजेपी की हालत बहुत अच्छी नहीं थी। एक असर ये पड़ा कि चुनाव में हम हार गए। 1987 में संसद में कांग्रेस 400 सीटों वाली पार्टी थी। गुजरात में कांग्रेस के पास 150 सीटें थी, लेकिन नरेंद्र मोदी के आने के बाद कांग्रेस ने गुजरात में 1985 के बाद से कभी कोई बड़ा चुनाव नहीं जीता। साल 2002, 2007, 2012 में बीजेपी ने नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जीत दर्ज की। इसके बाद 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के चेहरे पर बीजेपी को जीत मिली। इतना ही नहीं, जब बीजेपी ने पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में गठबंधन सरकारें बनाई, तब नरेंद्र मोदी संगठन का नेतृत्व कर रहे थे। बीजेपी ने 3 दशक बाद चंडीगढ़ सीट जीती थी, तब भी प्रबंधन का काम नरेंद्र मोदी संभाल रहे थे। उस दौर में नरेंद्र मोदी बूथ मैनेजमेंट गुरु के तौर पर मशहूर थे। इट वॉज हिज कंसेप्ट कि बूथ मैनेजमेंट मजबूर, अगर मेरा बूथ जीत गया तो मैं जीत गया। अगर एक बूथ पे मुझे 100 में से 51 वोट मिल गए तो मैं जीत गया।
ये कंसेप्ट मोदी जी का था और इसी बात पर फोकस कर करके वो चुनाव को आगे बढ़ाते। वो ये कहते थे कि जब तक बूथ पे कार्यकर्ता खड़ा नहीं होगा, जब तक हम चुनाव नहीं जीत सकते। और बूथ के खड़ा करने के लिए एक परिवार, जब बूथ वाले सब एक दूसरे के घरों पे संपर्क में रहेंगे, बातचीत में, फंक्शन में, कहीं पर भी, तो परिवार जितना बड़ा होगा तभी जाकर के हम जीत सकते हैं। असल में कमल खिलाने का जिम्मा कभी नरेंद्र मोदी के कंधे पर था। उन दिनों नरेंद्र मोदी इलेक्शन ट्रेनिंग के कैंप लगाते थे। 4 ट्रेनिंग कैंप आसाम में किया और ट्रेनिंग कैंप का एक ही उद्देश्य था, चुनाव कैसे लड़ा जाता है। तो उस ट्रेनिंग में उन्होंने हम लोग को एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई कि डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करना है। डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने के लिए कि सी कैटेगरी में मैक्सिमम कैंपेनिंग करना है, मैक्सिमम फ्लैग चलाना है, मैक्सिमम गाड़ी घुमाना है, कि उनको भी लगे कि हम भी इस चुनाव प्रक्रिया में इन्वॉल्व है। नरेंद्र मोदी की राजनीति पब्लिक कनेक्ट में विश्वास रखती है, जिसका मकसद जमीनी हकीकत को समझना, फिर समस्याओं के समाधान तक श्रमजीवी बने रहना है। नरेंद्र मोदी हर वर्ग के चहेते क्यों हैं, इसे मनोरंजन कालिया बताते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टिप है कि उन्होंने कहा था कि जब आप एज कैंडिडेट इलेक्शन कैंपेन में जाएं तो आप जेब में टॉफियां रखें। तो जब कोई माँ ने बच्चा उठाया हो, बाप ने बच्चा उठाया हुआ हो, तो आप उसे टॉफियाँ दो। तो मैंने दी। उससे ये हुआ कि भी बच्चा भी खुश और माँ बाप भी खुश। सियासत में शब्द और संवेदना के अभूतपूर्व संगम का नाम है नरेंद्र मोदी। उनके संघर्ष के दौर के साथी बताते हैं कि कैसे उन्होंने पार्टी और परिवार का भेद मिटाया। पार्टी के कार्यकर्ताओं में मेल जोल बढ़ाने के लिए उन्होंने टिफिन बैठक का आइडिया निकाला और चुनावों में उम्मीदवारों के चयन का तो पूरा तौर तरीका ही बदल दिया। नरेंद्र मोदी पब्लिक सेंटिमेंट को बखूबी समझते हैं। उम्मीदवारों के चयन में उनकी यह खूबी साफ झलकती है। उन्होंने उम्मीदवारों के सही चयन से कई चुनावों का रुख मोड़ दिया था। टिकट बांटने के लिए क्या क्राइटेरिया क्या? एक एक्स सर्विसमैन चाहिए, एक IAS रिटायर चाहिए, एक पुलिस हेड कांस्टेबल चाहिए रिटायर चाहिए, एक बिजनेसमैन रिप्यूटेड चाहिए, एक इंडस्ट्रियल चाहिए, एक एजुकेशनिस्ट चाहिए। उनका ये मतलब नहीं था कि आप बीजेपी के कार्यकर्ता हो, कब से लगे कब नहीं, माइंडेड हो, बीजेपी को सपोर्ट करते हो, लाइक करते हो। तो उन्होंने ये कैटेगरी मेरे को बड़ी अच्छी लगी। मैं कहा दिस इज नाइस। नरेंद्र मोदी ने मां हीराबेन के दिए 11 रुपए किसी को चुनावी चंदा दिया था। उन 11 रुपयों को नरेंद्र मोदी ने बरसों संजो कर रखा था। तो उन्होंने कही कि जिसको हमने चुनाव लड़वाया उसके पास कुछ नहीं है, वो एक शहीद की वीरांगना पत्नी है, उनके पास कुछ नहीं है और चुनाव हम सबको उन्हें लड़वाना है। उनके लिए हमने विचार किया है। तो उन्होंने बताया कि देखो मैं प्रचारक आदमी हूँ, कभी कभार घर जाना होता है, वर्षों से समाज का और राष्ट्र के काम में लगा हुआ हूँ। जब मैं अपनी माँ से कई वर्षों पहले मिलने गया तो चलते हुए माताजी ने मुझे 11 रुपए दिए थे, क्योंकि माँ तो माँ होती है। उन्होंने कहा कि कभी तेरे काम आएंगे तो इनको ले जा, लेकिन मेरा तो सब संगठन खर्चा उठाता है और संगठन और कार्यकर्ताओं के बलबूते के ऊपर ही प्रवास कार्यक्रम, संगठन का कार्यक्रम चलता है। तो वो माँ के 11 रुपए मेरे पास में रखे हुए हैं और आज मुझे ऐसा लगता है कि सही दिन है जब मैं 11 रुपयों का योगदान अपनी इस बहन को चुनाव लड़वाने के लिए कर सकता हूँ। और उन्होंने अपनी पॉकेट में से वो 11 रुपये निकाले कि आज मैं अपनी इस बहन के चुनाव में योगदान देने के लिए माँ के दिए हुए ये 11 रुपये देता हूँ।
नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को चुनाव में उतरने से पहले एक खास सलाह देते थे। पार्टी में कार्यकर्ताओं में भाईचारा बनाने के लिए उन्होंने टिफिन बैठक का आइडिया इजाद किया था। तो एक बार हम टिफिन बैठक तो उन्होंने गांधीनगर में बुलवाई और उन्होंने बोला कि चलो हम देखते हैं कि आप लोग क्या क्या खाना बना के लाते हैं। तो हम टिफिन बैठक में गए थे और खुद मोदी जी को मैंने खाना खिलाया। तो मैं तो इतनी खुश हो गई कि चलो टिफिन बैठक के बहाने भी मोदी जी इतना सोच सकते हैं कि भाई ये सब अपने कार्यकर्ता, काउंसिलर सब एक साथ मिले और अपने ये सब काम के बारे में एक दूसरे से शेयर करें या अपनी खुद बातें भी कर सकते हैं, अपने मिल सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। इलेक्शन कैंपेन के बीच नरेंद्र मोदी कभी कभार माहौल को हल्का बनाकर भी कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ाते थे। पर आपका कैंडिडेट कहाँ है? हमने बताया, हमने कहा सर ये हैं विमला कश्यप जी हैं यहाँ के कैंडिडेट और इनके साथ हम हैं। कहते अब आम लोग, आपको तो पता है विमला कश्यप जी कैंडिडेट हैं, लोग थोड़ा जानते हैं इनको कि कौन है। तो फिर उन्होंने हंसी मजाक में कहा, कहते विमला जी ये आपको हार नहीं पहनाएंगी। आदिवासी एरिया में कोई प्रोग्राम करना है, कोई जाहिर सभा या तो कोई कार्यक्रम करना है, तो आदिवासी संस्कृति क्या है और वो संस्कृति के हिसाब से वहाँ के लोगों को कैसे बाहर निकालना है, वो संस्कृति को कैसे प्रदर्शित करना है, वो सब साथ में लेके चलते थे कि भाई वो भी होना चाहिए साथ में। तो पहले वो उसका ढोल नगाड़ा बजे, वो नृत्य हो जाए, उसके बाद जाहिर सभा हो जाए। ये सब प्री प्लानिंग उनको वहाँ से पूरा आयोजन मिलता था कि ऐसा करने से ये कार्यक्रम को एक नया रोमांच मिलेगा। उनकी कार्यकर्ताओं में ऐसी जबरदस्त पकड़ थी कि उनकी चुनावी भविष्यवाणी 100% सच साबित हुई। एक हाई प्रोफाइल सीट का किस्सा रणधीर शर्मा सुनाते हैं। तुम सर्वे कराते हैं, आज तुम कुछ करते हैं, पर वो पहले ही चीज़ों को असेस कर लेते थे। जब नए नए प्रभारी थे 96 में लोकसभा का चुनाव था, धूमल जी के बारे में हर कोई कहता था उन्होंने जीतना है और वो कहते थे मुझे तो बहुत मुश्किल लग रहा है, और वो सीट हम हार गए थे। तो इस तरह से कई बार हमने देखा है कि भाई जो उनकी जो राजनीतिक सूझबूझ है उससे लगता था कि कोई या तो कोई दिव्या दृष्टि उनको होती है या कोई इतनी नब्ज जनता की उनके पास होती है। नमो नीति में विरोधियों को साधने और साथ लेकर चलने की कला भी शामिल है। हरियाणा में बंसीलाल हो या फिर ओम प्रकाश चौटाला, दोनों को साथ लेने में नरेंद्र मोदी कामयाब रहे। वहीं पंजाब में अकाली गठबंधन को मजबूत करने में नरेंद्र मोदी का अहम योगदान रहा। उन्होंने संवाद के किसी भी माध्यम को नजरअंदाज नहीं किया। चाय पर चर्चा जैसे उनके प्रयोग तो जैसे दुनिया भर की राजनीतिक पार्टियों के लिए नया पाठ बन गए। आज के दौर में चुनाव केंद्र का हो या राज्यों का, एक ही चेहरा, उन्हीं की बातें, उन्हीं का विजन, उन्हीं के गढ़े नारे चलते हैं। चुनावी नारे गढ़ने में नरेंद्र मोदी का कोई सानी नहीं। उनके दिए नारों ने बीजेपी को गुजरात में कई बार उबारा। नरेंद्र मोदी के दिए नारे वोटरों के मन मस्तिष्क पर सीधा असर करते हैं। नरेंद्र मोदी एक असाधारण वक्ता है। पूरी लय में दिए उनके भाषण पर पब्लिक झूम उठती है। लेकिन कम लोग जानते हैं कि नरेंद्र मोदी नारे गढ़ने में माहिर हैं। जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। और ऐसा चला कि अहमदाबाद कॉरपोरेशन बीजेपी जीत गए। उम्मीदवार नहीं मिलते थे, लेकिन एक स्लोगन के कारण वो नरेंद्र भाई, और दूसरा नरेंद्र भाई का ये भी था कि मारू घर भाजपનું घर। आ बात पण गुजराती में कहते हैं ना, और हिंदी में बोलते हैं कि मेरा घर बीजेपी का घर। ये भी स्लोगन बहुत चला, जीतेगा गुजरात। तो ये नरेंद्र भाई की इमेज थी। फिर बाद में उन्होंने मैं विकास हूं, मैं गुजरात हूं। करप्शन बहुत चल रहा था, तो उन्होंने भय भूख भ्रष्टाचार हटाओ, भाजपा लाओ, ये स्लोगन दिया था। मतलब जो करंट
पॉलिटिकल सिचुएशन से वो ये स्लोगन निकालते थे। एक जबरदस्त स्लोगन दिया था एक गुजराती में, एक राखवा भारत ने वोट आपो भाजपा ने। बहुत ही कैची स्लोगन था। उसके साथ ही उन्होंने एक स्लोगन दिया था बस हवे तो भाजपा, मतलब अब भाजपा को ही आप एक विकल्प के रूप में चुने। नरेंद्र मोदी के दिए ये सारे नारे गुजरात में सुपरहिट साबित हुए। जैसे मेरा घर भाजपा का घर, जीतेगा गुजरात की पंचलाइन, मैं विकास हूं, मैं गुजरात हूं, अयोध्याम आराम पछीज आराम, भय भूख भ्रष्टाचार हटाओ भाजपा लाओ जैसे नारे नरेंद्र मोदी के दिए हुए हैं। नरेंद्र मोदी ने पारंपरिक तरीकों के साथ नवीन तकनीक के मेल को अपना चुनावी हथियार बनाया। नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कारखाने में तपकर सत्ता के सर्वोच्च शिखर तक पहुंचे। वो संघ के संस्कारों और विचारों से भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को सींचते हैं। जिस जमाने में नई तकनीक राजनेताओं के लिए अबूझ पहेली थी, तब तक चुनावों में तकनीक के इस्तेमाल में नरेंद्र मोदी महारत हासिल कर चुके थे। सियासत में नरेंद्र मोदी ने हाईटेक चुनावी अभियान की पहल की थी। पेजर के दौर में भी वो सबसे अपडेट रहते थे। वो एकमात्र एक ऐसे व्यक्ति थे, एक या दो लोग, जो लोग ये पेजर का यूज करते थे। चूंकि मेरे को भी सीएम ऑफिस के कारण एक पेजर मिला था, लेकिन वो बड़े अच्छे तरह से यूज करते थे। मुझे आज भी याद है कि पेजर में यूज करता था, तब मुझे मेरे पेजर में एक आवाज आती थी टिक करके, बिप करके, तो मैं देख के बाद में टेलीफोन करता था। मैं कई बार देखता था कि कई मीटिंगों में वो पेजर ऐसे ही निकाल लेते और देख लेते हैं। तो मुझे उस वक्त मालूम नहीं था कि वो क्यों ऐसा कर सकते हैं, उसको कैसे मालूम है। तो मीटिंग खत्म होने के बाद में मैंने पूछा कि आप क्यों करते हो, तो उन्होंने मुझे समझाया इस पे एक वाइब्रेटर मोड होता है। वो मुझे आज भी याद है कि छोटी छोटी चीजें भी छोटे से छोटे लोगों को किस प्रकार से समझाना, उसका किस प्रकार से उपयोग करना। उन्होंने बताया कि भाई ऐसा नहीं हो सकता कि मैं सबको फोन करूं और मेरी आवाज सुनाई दे। ऐसा कुछ होता तो कब ऐसा कुछ तब था ही नहीं। तो हमने वो चैलेंज उठा ली कि ठीक है चलो हम करते हैं। उनका वॉइस रिकॉर्ड कर दिया कि नरेंद्र मोदी बोलूँ छूँ, ये इलेक्शन बहुत कीमती इलेक्शन है और आपको ये वोट करना है। में भी वो बहुत ही टेक्नो सेवी थे। उनके पास वो डिजिटल डायरी किसी ने नहीं सुनी थी, वो शायद यूएस से कहीं से लेके आए थे, जिसमें सारे कांटेक्ट नंबर रहते थे, वो उनके पास रहती थी। उन्होंने मानसरोवर की यात्रा की थी, तो उसका एक बड़ा अच्छा उन्होंने टेक्निकल एक स्लाइड शो बनाया। उनके दिल के करीब था मानसरोवर, जहाँ से उनको आध्यात्मिक अनुभूति हुई। तो वो भी एक बताता है कि वो समय से कितना आगे थे नरेंद्र भाई। उन्होंने जो विचार आज 2012 में रखा था, हम 2022 में देख रहे हैं कि सोशल मीडिया आज सबसे स्ट्रॉन्ग मीडिया बन चुका है। उन्होंने स्पेशल एक सॉफ्टवेयर 95 में डोज बेस्ड सॉफ्टवेयर बनवाया था। सोशल मीडिया के इस दौर में चुनाव प्रचार बेहद आसान है, साधनों की कमी नहीं। लेकिन जब माध्यम सीमित थे, तब भी नरेंद्र मोदी के पास तकनीक के प्रभावी इस्तेमाल की सूझबूझ थी। नरेंद्र मोदी की शक्ति संवाद में है। मुट्ठी पूरी बंद करके पूरी ताकत से बोलिए, भारत के कोने कोने में आपके अपने गांव में आवाज पहुंचनी चाहिए, भारत माता की। जनता से मिले आशीर्वाद में है। इसी जनादेश की पक्की पहचान है नमो नीति। नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी कामयाबी यह है कि वो इस देश की धरती की धूल मिट्टी से ऊपर उठकर देश की सबसे ताकतवर कुर्सी तक पहुंचे, प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे। और उन्होंने ये उड़ान किसी सियासी जोड़ तोड़ से नहीं हासिल की, किसी भाग्य विधाता की मेहरबानी से हासिल नहीं की।
उन्होंने अपना मुकद्दर जी तोड़ मेहनत की स्याही से लिखा है और इसीलिए चुनावी राजनीति में आज नरेंद्र मोदी एक अजेय नाम बन चुके हैं।